हेलो, हाय सभी जनों को। मैं तहे दिल से आशा करती हूँ कि आपका दिन बहुत सुखद जा रहा होगा और बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि आप स्टडी रूम के साथ में जुड़े और हमारे साथ में पढ़ने आए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अध्याय 12 विज्ञान का, जिसका नाम है विद्युत। अभी ये नाम पढ़ने के बाद में आपको क्या लग रहा है, हम किस बारे में बात करने वाले होंगे? बिल्कुल सही लग रहा है, जो लिखा है उसी के बारे में बात करेंगे। तो हम बात करने वाले हैं विद्युत के बारे में। विद्युत के बारे में क्या क्या जानेंगे हम? विद्युत किस तरह से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आता है, विद्युत के बारे में और भी कई ज्यादा दिलचस्प कारकों के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो अब वक्त जाया नहीं करते हैं और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्या है? आपको क्या लगता है विद्युत क्या है और आपने किस तरह से विद्युत को देखा है? हम कभी बाहर जाते हैं, हम घर पे रहते हैं, हम पाठशाला में जाते हैं, तो हर जगह पे पंखे चलते हैं, बल्बें जलती हैं, एसी चलता है। ये सब किस तरीके से चलता है? एक ऊर्जा की तरह से चलता है, एक ऊर्जा होती है, इस वजह से चलता है। तो हम समझेंगे कि विद्युत किस तरह से ये ऊर्जा है। विद्युत है एक बहुत ही ज्यादा सरल तरीके से नियंत्रित होने वाली ऊर्जा। एक ऊर्जा का स्रोत है जो कि हमको बल्बें जलाता है, हमारे लिए पंखे चलाता है, ये सब सारे जो काम करता है वो विद्युत करता है। और वो है बहुत ही ज्यादा मनुष्य से सरल तरीके से नियंत्रित होने वाली एक ऊर्जा। ठीक है, इतना समझ आया विद्युत क्या है? एक सरल तरीके से नियंत्रित होने वाली ऊर्जा। अभी हम आगे पढ़ते हैं इसके पीछे विज्ञान क्या क्या है। हम विद्युत का अध्ययन क्यों करते हैं आखिर? ये बिल्कुल आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, विद्युत ऊर्जा वगैरह तो है, लेकिन इसके बारे में पढ़ना जरूरी क्यों है? आगे देखते हैं कि इसके बारे में पढ़ना जरूरी क्यों है। इसके बारे में पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये हमको समझने में हेल्प करता है कि बिजली क्या होती है। आप हमेशा सोचते होंगे कि विद्युत और बिजली में क्या अंतर है, बिजली होती क्या चीज है, आखिर ये बल्ब जलते कैसे हैं। समझ तो आया कि विद्युत की वजह से जलते हैं, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है, ये बिजली क्या होती है, इस बारे में समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा विद्युत के बारे में। ठीक है, दूसरा है विद्युत परिपथों के बारे में। कोई बात नहीं, अगर आपको ये नाम समझ नहीं आ रहे हैं तो इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये बस एक परिचय है कि आपको समझ में आए कि हम किस बारे में बात करेंगे। तो पहला है विद्युत परिपथ, दूसरा है विद्युत धारा के प्रवाह के बारे में पढ़ने के लिए, विद्युत धारा किस तरह से बहती है उस बारे में। अगर आपको विद्युत धारा क्या है ये नहीं पता है तो हम वो भी आगे पढ़ने वाले हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। और तीसरा है विद्युत परिपथ के माध्यम से धारा को नियंत्रित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, पहला था विद्युत परिपथ, दूसरा था विद्युत धारा का प्रवाह, और तीसरा है विद्युत परिपथ के माध्यम से धारा को नियंत्रित क्या कारक करते हैं, उन कारकों के बारे में कि ये आखिर नियंत्रित होता कैसे है, वो कारकों के बारे में हम जानेंगे। और आखिरी जो है वो है बिजली के अनुप्रयोगों के बारे में। ये तो सिंपल है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा सरल चीज है। बिजली के अनुप्रयोग क्या है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो होते हैं, बल्ब जलना या फिर पंखा चलना, या फिर हमारे कोई साइंस प्रोजेक्ट में हम कैसे चलाते हैं कि ये बल्ब कैसे जल सकता है, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो ये तीन जो मैंने आपको पॉइंट बता दिए हैं वो पढ़ेंगे हम और भी ज्यादा अंदर घुसकर आगे वाले लेसन्स में। इन दोनों चित्रों के बीच में क्या सामान्य बात है? आपको क्या लग रहा है क्या सामान्य बात होगी? ठीक है, हम किस बारे में पढ़ रहे हैं? हम विद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जरूर विद्युत कहीं ना कहीं तो संबंधित होगा ही इन चित्रों में। तो इसको हम कहते हैं ईसीजी। ठीक है, ये क्या है? हमारे दिल की धड़कन को मॉनिटर करने वाली चीज, हमारे दिल की धड़कन के बारे में बताता है कि आखिर ये क्या तेजी से जा रहा है, क्या कम तेजी से जा रहा है, किस हिसाब से चल रहा है, हमारे दिल की बात को हमारे सामने रखती है। मतलब समझ में आया? तो ये क्या है? विद्युत से चलता है। ठीक है, लेकिन ये विद्युत जो है वो है नियंत्रित, इसको हमने काफी नियंत्रण में रखा हुआ है, इसलिए ये हमारे दिल को हानि नहीं पहुंचाता। जबकि ये तो हम बहुत बार देख चुके हैं, ये है बिजली का कड़कना, बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, ये है वो। तो ये भी है विद्युत, दोनों चीजें विद्युत ही है, लेकिन ये जो है ये नियंत्रित है और ये है अनियंत्रित। इसको नियंत्रण में नहीं लाया गया है अभी तक। ठीक है, इसलिए ये है अनियंत्रित और ये है नियंत्रित।
इतना समझ में आया? ये नियंत्रित है इसलिए हमारे लिए ज्यादा हानि नहीं पहुंचाता है हमारे दिल को, हमारे शरीर को, लेकिन ये अनियंत्रित है इसलिए ये हमारी जिंदगी के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत घातक है। इसलिए आपने कभी कभी देखा होगा कि अगर किसी भी इंसान पे बिजली गिर जाती है तो किस तरह से उनकी उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है, उनको जल्द ही अस्पताल ले जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये अनियंत्रित विद्युत है और ये आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा घातक है। तो समझ में आया दोनों का अंतर और दोनों में सामान्य बात क्या है? दोनों विद्युत से चलते हैं लेकिन एक नियंत्रित है और दूसरा अनियंत्रित है। नियंत्रित वाला हमारे शरीर को हानि नहीं पहुंचाता है और अनियंत्रित वाला हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा घातक होता है। इतना समझ आया? अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। विद्युत परिपथ क्या है? आपको क्या लग रहा है विद्युत परिपथ क्या है? जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा के निरंतर और बंद पथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? विद्युत धारा है, उसकी एक रोड है, उसको चलने के लिए एक पथ दे रखा है, उस पथ के नाम को हम बोलते हैं विद्युत परिपथ। ये जो है, ये एरोज आपको दिख रहे हैं, ये जो एरोज हैं वो विद्युत धारा है। ये देखिए, इसके चलने का जो पथ है, इसके चलने का जो रोड है, उसको हम बोलते हैं विद्युत परिपथ। ठीक है, इतना समझ में आया? अब ये विद्युत परिपथ होना चाहिए निरंतर और बंद। ये कहीं पे भी ऐसे टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अगर टूटा फूटा हुआ तो मतलब रोड भी टूटी फूटी, सड़क भी टूटी फूटी, तो वो पथ फिर विद्युत धारा नहीं ले सकता, तो वो विद्युत परिपथ नहीं कहलाया जाएगा। अगर ये कहीं पे खुला हुआ या फिर कहीं पे टूटा हुआ, ये पूरा जो परिपथ है, ये परिपथ तो बंद है और निरंतर है। अगर कहीं पे मान लीजिए यहाँ पे टूटा हुआ होता या फिर यहाँ पे खुला हुआ होता तो ये परिपथ नहीं कहलाया जाता, क्योंकि हमेशा एक विद्युत परिपथ होना चाहिए निरंतर और बंद विद्युत धारा को चलने के लिए। ठीक है, विद्युत धारा की रोड भाई हमेशा आराम से स्मूथ होनी चाहिए, उसमें कोई गड्ढे वड्ढे नहीं होने चाहिए, वरना विद्युत धारा नहीं चलेगी उस पे। ठीक है, इतना समझ में आया कि विद्युत धारा का जो निरंतर बंद पथ है उसको हम विद्युत परिपथ कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। धारा आपको इस चित्र में दिख रहा होगा किस तरह से पानी की धारा है। तो जो पानी की धारा है उसको हम उससे हम पानी का बहाव बता सकते हैं, है ना, पानी का बहाव। उसी तरह से जो हमारी विद्युत धारा होती है वो हमारे को विद्युत का बहाव बताती है। यहाँ पे पानी का बहाव दिख रहा है, पानी की धारा दिख रही है, उसी तरह से सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज है, विद्युत धारा जो है वो विद्युत बहाव बताती है। समझ में आया? इतना बहुत ही ज्यादा सरल चीज है ये। जिस तरह से पानी चलता है उसी तरह से विद्युत भी चलता है। विद्युत की जो धारा है वो हमें विद्युत का प्रवाह बताती है और जो पानी की धारा है वो हमें पानी का बहाव बताती है। इसलिए मैंने ये चित्र डाल दिया ताकि आप लोगों के लिए ये इजी हो जाए समझने के लिए, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं है कि विद्युत धारा आखिर दिखती कैसे है, लेकिन हमने ये जरूर देखा है कि पानी की धारा कैसी, पानी जब बहता है तो कैसे दिखता है, और उसी तरीके से हमारा विद्युत भी बहता है और विद्युत की धारा भी वैसी ही होती है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये विद्युत की जो धारा है यहाँ पे दिख रहा है, विद्युत की धारा का चलने का जो सड़क है उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। ठीक है, विद्युत परिपथ। समझ आया? विद्युत धारा क्या है? विद्युत का बहाव। ठीक है, इस विद्युत के बहाव को जाने के लिए जो सड़क दी गई है, इस विद्युत के बहाव की धारा को जाने के लिए जो एक पथ दे रखा है जो निरंतर है और बंद है, उसको हम विद्युत परिपथ कहते हैं। हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, तो विद्युत धारा है ये चीज, ये विद्युत का बहाव। विद्युत का बहाव जिस पथ पे जाता है, जो बंद होता है और जो निरंतर होता है, उसको हम विद्युत परिपथ कहते हैं। आगे बढ़े। आगे है विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा को इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब क्या हुआ इसका? इकाई समय मतलब मान लीजिए 1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित होने वाले आवेश, मतलब मान लीजिए ये एक मेरा चालक हो गया, ये एक विशेष क्षेत्र है। ठीक है, इसके अंदर से जाती है विद्युत धारा। अभी मैं देख रही हूं 1 सेकंड में इस क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है यहां से लेके यहां तक आखिर कितनी धारा, आखिर कितने आवेश का प्रवाह हो रहा है, और जितना भी आवेश का प्रवाह हो रहा होगा 1 सेकंड के अंदर में, उस मात्रा को हम कहते हैं विद्युत धारा।
समझ आया? अभी नीचे क्या लिखा हुआ है? यह विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर है। इस दर का मतलब क्या हुआ? दर का मतलब हुआ कि कोई भी समय, कोई भी हमको जो समय दे रखा है, उस समय के अंदर में आखिर कितना आवेशों का प्रवाह हो रहा है, उसको हम दर कहते हैं। कि समय के हिसाब से कितने समय में कितने आवेशों का प्रवाह हो रहा है, ये हमको क्या बताता है? विद्युत धारा। समझ में आया? इतने समय में इतने आवेशों का प्रवाह होता है और उस मात्रा को हम कहते हैं विद्युत धारा। और इसको ऊपर जो इसकी मात्रा बताई जाती है, इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित होने वाला आवेश। ठीक है, समझ में आया? जो इकाई समय में जितनी भी मात्रा का हमारा आवेश प्रवाहित होता है, उस मात्रा को हम विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत जो है वो आवेशों के प्रवाह का दर है। ठीक है, दर क्या होता है? समय के हिसाब से कितना ये आगे बढ़ा है, समय के हिसाब से कितना आवेश का प्रवाह हुआ है, उसको हम विद्युत कहते हैं और उसको हम दर कहते हैं। आवेशों के प्रवाह का दर जो कि है विद्युत। समझ आया? अब आगे बढ़ते हैं। विद्युत प्रवाह का सूत्र और इकाई। समय, हम यहाँ पे समय को किस तरह से लेते हैं? T। ठीक है, समय में एक कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन में बहने वाले नेट चार्ज Q के लिए वर्तमान I क्रॉस सेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं इसका मतलब। यहाँ पे ये वर्तमान गलत लिखा हुआ है, हल्का सा। वर्तमान नहीं, ये विद्युत है। मेरे ख्याल से कोई गलती हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। समझ जाते हैं कि समय T में एक कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन में बहने वाले नेट चार्ज मतलब पूरा जितना भी हमारा आवेश का प्रवाह हो रहा है, Q के लिए विद्युत I क्रॉस सेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? I जो है वो है Q अपॉन T। T क्या है यहाँ पे? समय। और Q क्या है? Q है हमारा नेट चार्ज। नेट चार्ज को हम और क्या बोलते हैं? नेट चार्ज को हम बोलते हैं आवेश। ठीक है, आवेश जो भी प्रवाहित हुए हैं उसका आवेश। ठीक है, इसका क्या है? फॉर्मूला हमको दे दिया इसका फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू Q बाई T। तो I क्या हुआ? T समय में Q आवेश का प्रवाह की जो मात्रा है उसको हम बोलते हैं I, विद्युत प्रवाह। समझ में आया? विद्युत प्रवाह का मतलब क्या है? T समय में जो Q हमारा प्रवाह होता है चार्ज का, उसको हम बोलते हैं विद्युत। ठीक है, समझ में आया? आगे देखते हैं। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। मतलब Q का जो SI मात्रक है वो है कूलम्ब, C। ठीक है, कूलम्ब को हम लिखते हैं C में। और एक कूलम्ब में लगभग 6 इंटू 10 टू द पावर 18 मतलब 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों समाय आवेश के तुल्य होते हैं। मतलब एक कूलम्ब में हमारे पास होते हैं 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना समझ में आया? जो विद्युत आवेश है Q, उसका SI मात्रक हुआ C और C में है 6 इंटू 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। देखिए, Q का SI मात्रक हमने पढ़ा था क्या है? कूलम्ब। तो इसका विद्युत धारा क्या हुआ? I का SI मात्रक हुआ A, एम्पियर। एम्पियर को लिखते हैं हम A की तरफ। ठीक है, तो इसका एम्पियर आखिर में हुआ क्या? 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड।
टाइम जो है हमारा समय का तो आपको पता ही है, SI मात्रक क्या है, सेकंड है ना। तो और Q का हमने अभी बता दिया, विद्युत आवेश का जो SI मात्रक है वो है कूलम्ब। तो एक कूलम्ब, तो एक एम्पियर क्या हुआ, एक कूलम्ब अपॉन एक सेकंड। इतना समझ में आया, मैंने समझा दिया। ये है हमारा समय का SI मात्रक, ये है हमारा प्रवाह का जो आवेश, प्रवाह विद्युत आवेश है उसका SI मात्रक, और ये हो गया हमारी विद्युत धारा का SI मात्रक। इतना समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। एमीटर, एमीटर क्या है, आप ये देख रहे थे कि यहाँ पे हमने सीखा कि आखिर ये एम्पियर जो है वो हम बता तो सकते हैं कि ये SI मात्रक है, लेकिन मैम ये विद्युत धारा को हम मेजर कैसे कर सकते हैं, हम इसका माप कैसे ले सकते हैं, हम ले सकते हैं इसका माप एमीटर के थ्रू। ठीक है, एमीटर की मदद से हम बता सकते हैं कि आखिर कितना धारा का प्रवाह हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यह एक ऐसी युक्ति है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट है, जिसका उपयोग किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने या मापने के लिए होता है। जैसे कि मैंने अभी अभी समझाया, प्रवाहित धारा जो है किसी भी परिपथ में, परिपथ क्या था, रोड था, विद्युत धारा के लिए रोड जो थी, उस परिपथ में आखिर कितनी धारा का प्रवाह हो रहा है उसको मापने के लिए हमारे पास में एक युक्ति है, वो युक्ति कहलाती है एमीटर। एमीटर एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाली युक्ति है तथा इसकी सहायता से धारा का मापन करने के लिए इसको परिपथ में हमेशा श्रृंखला या श्रेणी क्रम, अगर आपको श्रृंखला नहीं पता तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। समझ में आया, मैं बताती हूँ, एक और बार समझाती हूँ। ये तो समझ में आ गया होगा कि ये जो युक्ति है वो बताती है कि आखिर एक परिपथ में कितना धारा बह रहा है, उसको मापने के लिए है एमीटर। एमीटर जो है उसमें अत्यंत कम प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध मतलब जो क्षमता होती है किसी भी चीज की प्रवाह को रोकने की। जो विद्युत धारा है वो ऐसे चल रहा है, एक रोड पे चल रहा है, ठीक है, और अचानक से कोई अगर उसको रोक दे, उस रोकने की शक्ति को हम बोलते हैं प्रतिरोध। तो जो एमीटर है वो बिल्कुल भी विद्युत धारा को बहुत ही ज्यादा कम रोकता है, तो इसका प्रतिरोध हो जाता है बहुत ज्यादा कम। ठीक है, इस युक्ति का प्रतिरोध बहुत ज्यादा कम है और धारा को मापने के लिए इसको परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम या श्रृंखला में लगाया जाता है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि आखिर श्रेणी क्रम या श्रृंखला क्या है। अभी आप याद कर लीजिए कि यहाँ पे हमने श्रेणी क्रम के बारे में बात करी थी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आया ना? बिल्कुल एक और बार रीड कर लीजिए फटाफट से ये क्या है और लिख लीजिए जो भी मैंने आपको अभी अभी समझाया। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको चित्र दिख रहे हैं ये सारे एमीटर हैं, ये सारे हमारे लेबोरेटरी में यूज होते हैं हर टाइम पे। ये एमीटर है, ये एमीटर है, अलग अलग तरीके के एमीटर होते हैं, अलग अलग प्रतिरोध वाले, अलग अलग क्रम वाले, वो सारे अलग अलग एमीटर्स होते हैं जो कि अलग अलग हमारे को धारा प्रवाह बताते हैं। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे तरह के एमीटर होते हैं। हमने यहाँ पे नीचे चित्र में 2 दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का बहाव। एक चालक तार में इलेक्ट्रॉनों का भौतिक बहाव बहुत धीमा होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा स्पीड में नहीं चलते, इलेक्ट्रॉन बहुत आराम से चलते हैं। एक चालक मतलब एक कंडक्टर, ये चालक है। जिस चालक जो है बहुत इजीली, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने देता है। ठीक है, जो ये चालक है उसमें इलेक्ट्रॉन बिना किसी प्रतिरोध के आगे बढ़ सकता है, बहुत कम प्रतिरोध होता है उसमें। प्रतिरोध क्या है? इलेक्ट्रॉन को रोकने की क्षमता, विद्युत धारा को रोकने की क्षमता, उसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। तो जो चालक है उसमें प्रतिरोध कम होता है और जो इलेक्ट्रॉन है चालक के अंदर बहुत ही धीमे स्पीड में चलता है, उसका जो बहाव है बहुत धीमा होता है। ठीक है, ठीक है मैम, धीमा तो होता है, लेकिन जब हम कोई स्विच ऑन करते हैं तो लाइट तो एकदम से जल जाती है। वो कैसे? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जब हम स्विच दबाते हैं तो बल्ब तुरंत चालू हो जाता है। ये कैसे? बताती हूँ। इलेक्ट्रॉन भौतिक रूप से सर्किट के एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा नहीं करता है। नहीं समझ आया? बताती हूँ। जो इलेक्ट्रॉन है वो जरूरी नहीं कि वायर के इस छोर से वहां तक पहुंचे और तभी हमको विद्युत दे, ऐसा जरूरी नहीं है।
इलेक्ट्रॉन जो है वो इस छोर से उस छोर तक पूरी यात्रा नहीं करता है। अगर ऐसे यात्रा करता तो फिर तो हमारे को कम से कम 10 मिनट लग जाता लाइट ऑन होने के लिए, क्योंकि जो बहाव है वो तो बहुत धीमा है इलेक्ट्रॉन का। तो ये आखिर होता कैसे है? जब स्विच ऑन किया जाता है तो कंडक्टर के प्रत्येक भाग के सभी इलेक्ट्रॉन एक ही समय पर चलना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, जैसे ये हमारा कंडक्टर हो गया, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। हमारे नॉर्मल कंडक्टर में, हमारा जो कंडक्टर हम यूज करते हैं दिन ब दिन में, उसमें तो करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो इसका मतलब तो ये नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन जब तक यहाँ नहीं पहुंच जाता तब तक विद्युत का प्रवाह होएगा ही नहीं। इसका मतलब तो ये नहीं है, क्योंकि ये तो आराम से अपने स्पीड पे पहुंचेगा तब जाके लाइट का बल्ब जलेगा, इतना देर तो लगता ही नहीं है। तो असल में क्या होता है कि जब स्विच ऑन किया जाता है तो कंडक्टर के प्रत्येक भाग के सभी इलेक्ट्रॉन एक ही समय पर चलना शुरू कर देते हैं। तो मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे बढ़ रहा है, तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से भी आगे, ये मान लीजिए ऐसे कंडक्टर है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पाया गया है वो तो और आगे बढ़ जाएगा और बल्ब तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंच गया है, नहीं ना। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो हल्का सा आगे बढ़ता है और बल्ब चमकने लग जाता है। समझ में आया? तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा नहीं करता। जो कंडक्टर है उसके प्रत्येक भाग में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सब साथ में चलना शुरू करते हैं। जो आगे वाला इलेक्ट्रॉन है वो बल्ब तक पहुंच जाता है जल्दी, बहुत ही ज्यादा जल्दी, और लाइट चल जाती है। ठीक है, समझ में आया? ये प्रभाव प्रकाश की गति को स्थानांतरित होता है, इसलिए हम देखते हैं कि बल्ब तुरंत चालू हो जाता है। क्या ये प्रभाव प्रकाश की गति से स्थानांतरित होता है, इसलिए हम देखते हैं कि बल्ब तुरंत चालू हो जाता है। स्थानांतरित मतलब ये जो हमारा प्रकाश की जो गति है, प्रकाश की गति मालूम है 3 × 10⁻18 मीटर पर सेकेंड होती है। तो उससे स्थानांतरित होता है हमारे इलेक्ट्रॉन का भाव। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं कि बल्ब तुरंत चालू हो जाता है। बल्ब को समय नहीं लगता कि अच्छा ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा फिर जाके बल्ब जलेगा, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के प्रत्येक भाग का जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे बढ़ने लग जाता है, और जो अंत में जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है वो और आगे बढ़ता है और बल्ब तक पहुंच जाता है और बल्ब चमकने लग जाता है और उसको ज्यादा समय नहीं लगता। ठीक है, समझ में आ गया कि आखिर ये बल्ब एकदम से कैसे चालू होता है। अब आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, ये उदाहरण है, ये एक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था पहले, याद है? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, I is equals to Q/T। I क्या है? विद्युत धारा, Q है आवेश और चार्ज, आवेश को चार्ज भी बोलते हैं हम, आवेश, और T है समय। ठीक है, ये उदाहरण अब एक बार पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बस ये फॉर्मूला याद दिला दिया, अब उदाहरण पढ़ते हैं। एक विद्युत बल्ब के तंतु द्वारा 10 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की धारा खींची जाती है। ठीक है, परिपथ से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पे क्या दे रखा है, मतलब हमारे को T दे रखा है 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट दे रखा है, और हमारे को विद्युत धारा भी दे रखी है, मतलब I भी दे रखा है 0.5 एम्पियर। हमको क्या निकालने को बोला है? आवेश निकालने को बोला है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 10 मिनट है उसको हम फटाफट से सेकंड में कर देंगे, क्योंकि हमारी जो SI मात्रा होती है समय की वो होती है सेकंड। तो 10 मिनट को सेकंड में करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से उसका गुणा कर देंगे, तो हमको मिलेगा 600 सेकंड। ठीक है, 600 सेकंड, और हमको, हमारे पास तो है ही विद्युत धारा 0.5। तो अभी हमको कैसे मिलेगा? I is equals to Q/T हमको दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास में है 0.5 is equals to
Q की मात्रा हमको पता करनी है और टाइम कितना दे रखा है, समय हमको दे रखा है 600 सेकेंड। तो हम इसको उधर लेके जाएंगे, हमारे पास आएगा Q इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 600, ठीक है। और आंसर हमारे पास में आ जाएगा 300 कूलम्ब। कूलम्ब क्यों? क्योंकि आवेश की एसआई यूनिट, एसआई मात्रा क्या थी? कूलम्ब। तो जो ये एसआई मात्रा मत भूलिए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। तो हमने निकाला, ये जो हमारे पास में धारा दे रखी थी, विद्युत धारा दे रखी थी, हमारे पास में समय दे रखा था और हमको बोला था कि आवेश निकालो। और हमने आवेश कैसे निकाला? समय को विद्युत धारा से गुणा कर दिया और हमारे पास में जो उत्तर आया है इसका, वो है आवेश। ठीक है, आवेश की एसआई मात्रा क्या है? कूलम्ब। तो इसका उत्तर हो गया हमारे पास में, यहाँ पे लिख देते हैं 300 कूलम्ब। ठीक है, समझ में आया? ये उदाहरण समझ में आ गया? आप मेरे साथ साथ में इसको सॉल्व करिए, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये आप उतार लीजिए जो भी मैंने लिखा है अपनी पेन कॉपी में, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और बार मैं समझा देती हूँ जब तक आप उतार रहे हैं। ये हमारे पास में फॉर्मूला दे रखा था, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। हमारे को दे रखा है I, हमारे को दे रखा है T। हमने इसको यहाँ पे लेके गए और इसका गुणा कर दिया। अभी गुणा करने से पहले क्या करेंगे, हम T को अपने SI मात्रा में बदलेंगे। हमको 10 मिनट दे रखा है तो उसको हम 60 से गुणा कर देंगे और निकाल देंगे 600 सेकेंड। 600 सेकेंड को हम 0.5 से गुणा कर देंगे और हमारे पास में आ जाएगा 300 कूलम्ब आवेश, जो कि हमसे मांगा गया है कि विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या है? यह है प्रश्न 1। आखिर विद्युत परिपथ का अर्थ क्या है? याद करिए, मैंने आपको बहुत पहले बहुत अच्छे से समझाया था कि जो विद्युत धारा है उसको निरंतर और बंद पथ चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और जो पथ है उसको हम विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं उत्तर, विद्युत धारा का निरंतर और बंद पथ। ठीक है, बंद पथ विद्युत परिपथ कहलाता है। समझ आया? विद्युत परिपथ क्या है? विद्युत परिपथ है हमारी विद्युत धारा को चलने के लिए जो रोड चाहिए, जो पथ चाहिए, जो कि बंद हो और निरंतर हो, उसको हम कहते हैं विद्युत परिपथ। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? आगे है प्रश्न 2। धारा की इकाई को परिभाषित कीजिए। तो जो धारा की इकाई है वो है हमारे पास में 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर की परिभाषा को हम कैसे बताएंगे? पहले तो लिख लीजिए कि धारा की इकाई, इसकी एसआई मात्रा या फिर इकाई, जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं, इकाई जो है वो है 1 एम्पियर। ठीक है, तो इसका मतलब है 1 कूलम्ब के आवेश से, 1 कूलम्ब का जो आवेश है वो 1 सेकंड के लिए जब चलता है तो उससे जो धारा प्रवाहित होती है, उससे जो धारा बनती है, उसको हम 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, तो जो 1 कूलम्ब है, वो जो 1 कूलम्ब का जो आवेश है वो 1 सेकंड के लिए जब चलता है और जो धारा उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं 1 एम्पियर। इसकी परिभाषा है ये, एक बार मैं यहां लिख देती हूं, 1 कूलम्ब आवेश जब 1 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है तो
उससे जो धारा उत्पन्न होती है उसकी मात्रा होती है 1 एम्पियर। समझ में आया? मतलब जो हमारे पास में फॉर्मूला दे रखा था I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, तो मतलब अगर 1 कूलम का आवेश हो और वो 1 सेकेंड तक चल रहा होगा तो क्या होगा? तो आंसर आ जाएगा 1 एम्पियर। परिभाषा समझ में आ गई, फॉर्मूला से भी समझ में आ गया। ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा सरल चीज थी, हमने ये पढ़ा था। बस फॉर्मूला में आवेश को 1 कर दीजिए और समय को भी 1 कर दीजिए तो हमको जो धारा उत्पन्न होएगी वो होगा 1 एम्पियर। एम्पियर क्या है? एसआई मात्रा या फिर इकाई, धारा की इकाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न 3, 1 कूलम आवेश बनाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करें। ठीक है, बहुत ही सरल चीज है, हम कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे को ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है वो होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, अब हमको पता करना है कि 1 कूलम में आखिर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमको प्रवाह दे रखा है, जो हमको आवेश दे रखा है, जो कि है नेट आवेश अपॉन 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, उससे हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा कि 1 कूलम में आखिर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखते हैं, हमको दे रखा है 1 कूलम आवेश अपॉन 1.6 गणना 10 की पावर -19। ठीक है, इससे हमको क्या मिलेगा? 6.25 यानी कि 6.2 इंटू 10 की पावर 18। ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 कूलम में आखिर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। समझ में आया? देखिए, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यही मांगा था हमसे कि 1 कूलम आवेश बनाने के लिए बनाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना करें, और इसका उत्तर क्या आया है? 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ में आया? ये वाला प्रश्न भी समझ में आ गया। आज की इस सेशन के लिए बस इतना ही था। मैंने आपका विद्युत परिपथ और विद्युत धारा और उससे रिलेटेड जो भी उससे संबंधित प्रश्न थे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो भी थे, वो सारे मैंने आपके सॉल्व करवा दिए हैं। ये सब आपको समझ आ जाना चाहिए। आप ये वाला क्वेश्चन भी अभी नोट डाउन कर लीजिए जो मैंने अभी आपको करवाया है, ताकि आप भूल ना जाए। ठीक है, आज के सेशन के इस सेशन के लिए इतना ही था। आगे के सेशंस में हम पढ़ेंगे और भी ज्यादा दिलचस्प चीजें विद्युत के बारे में।